स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस का सेट 6 है और वही वाला सेट है अभी तक जो चल रहा है 400 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला। इसमें से आज भी हम लोग कुल 20 प्रश्न ही पढ़ेंगे। साइंस से टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार आजकल नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो, और पुराने हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट मुझे पूरा फुल सपोर्ट दीजिए। क्योंकि आप ही हैं मेरा मोटिवेशन जो होता है, वो आप ही हो और मेरा फैमिली, यूट्यूबर फैमिली, मोटिवेशनल फैमिली वो सब कुछ आप ही हो। इसलिए आप पूरा फुल सपोर्ट कीजिए मुझे। चलिए हम देखते हैं आज पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी नेत्र लेंस का जो है हमारे आंख में लेंस का फोकस दूरी अगर अधिक हो जाता है तो आंख में कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए कहता है निकट दृष्टि दोष, बी कहता है दूर दृष्टि दोष, सी कहता है जरा दूरदर्शिता, डी कहता है कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाएगा तो वह दूर दृष्टि दोष होगा और नजदीक होगा तो वह निकट दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का होता है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? मतलब रेटिना जो होता है उससे पहले ही बन जाता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज। आखिर वह किस दृष्टि दोष में होता है? आंख के किस बीमारी में ऐसा होता है कि रेटिना से पहले ही क्या होता है के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब रेटिना के आगे बनता है, तो वह निकट दृष्टि दोष होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार। यानी दूरदृष्टि दोष का उपचार, उपचार का मतलब होता है इलाज। तो दूरदृष्टि दोष होता है, उसका उपचार के लिए, उसका इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ध्यान दीजिए, हम लोग जब आंख दिखाते हैं डॉक्टर से, यानी जब आंख किसी का खराब होता है वह किसी डॉक्टर को दिखाता है, तो जब चश्मा उसको दिया जाता है तो चश्मा में कोई दर्पण नहीं लगाया जाता है, चश्मा में लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेंस का यूज़ किया जाता है। इसलिए उसमें पूछ रहा है, या तो अवतल लेंस हो सकता है या उत्तल लेंस हो सकता है या दोनों हो सकता है। अब वह आँख का जो है दोष, वह किस प्रकार का दोष है, किस प्रकार का बीमारी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का लेंस लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, दूरदृष्टि दोष का उपचार, यानी दूरदृष्टि दोष के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो अभिसारी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी लेंस यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अभिसारी लेंस। ध्यान दीजिए, 2 लेंस यहाँ पे अभिसारी और अपसारी। अभिसारी उत्तल को बोलते हैं और अपसारी जो है अवतल को बोला जाता है। बाइफोकल में क्या होता है कि बाइफोकल में दोनों लेंस होता है, अवतल और उत्तल दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यानी मानव नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है उसका कम हो जाने से किस तरह की परेशानी उत्पन्न होती है? तो उसमें जो है क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। और इसके लिए जो है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाइफोकल लेंस में क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और समंजन क्षमता कम हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष
होता है, आँख में उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष वाला बीमारी उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। मतलब ये कि आकाश में जो तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, यह किसके कारण होता है ऐसा? ऐसा प्रतीत होता है, वह किस वजह से होता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से तारे आकाश में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म यानी कि सीधा-सीधा प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी त्रिभुज का आकार में तो बनाया जाता है, लेकिन हकीकत में वह एक पिरामिड की तरह होता है, जिसमें चारों साइड से तो भुजा होता है त्रिभुज की तरह, लेकिन वह वो एक बेस पे खड़ा होता है, तो उसका एक बेस भी आधार होता है, सतह होता है, यानी कि प्रिज्म टोटल 5 सतहों से घिरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? निम्नलिखित में किस प्रक्रिया किस के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो वह फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फेन प्लवन। तो फेन प्लवन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, मतलब धातु का जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, किस तरह के होते हैं, उसका नेचर कैसा होता है? तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड हमेशा भास्मिक होते हैं। कैसा होता है भाई? भास्मिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? यानी कि 4 ठो ऑप्शन दिया है और चारों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये चारों तो तत्व है, एलिमेंट्स है। इसमें पूछ रहा है कि कौन अधातु है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 281। 281 यह किसका होता है? तो 2 8 10 1 11, 11 यानी कि यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, Na सोडियम। ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 8 18 2, यानी 18 2 20 और 8 2 10, इधर 20 10 30 हो जा रहा है। और 30 किसका होता है भाई? जिंक का होता है, यानी जिंक का संकेत होता है Zn। फिर ऑप्शन नंबर सी आता है, कहता है 2 8 5, यानी कि 8 2 10 5 15। 15 नंबर पर कौन आता है भाई? फास्फोरस, और फास्फोरस का संकेत होता है पी। फिर डी में आता है, यहाँ दिया हुआ है 2 8 3, तो 2 8 3 8 2 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 13 नंबर पर कौन आता है? एल्यूमीनियम आता है। तो एल हो गया, एल्यूमीनियम का संकेत होता है एल। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, सबका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से हमने नाम दे दिए यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए है 281, यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑप्शन बी कहता है 2 8 18 2, यह जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी है 2 8 5, यह फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि फास्फोरस का संकेत P होता है। और डी कहता है 283, यह एल्यूमीनियम का संकेत एल्यूमीनियम का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और एल्यूमीनियम का संकेत क्या है? Al। जिंक का संकेत क्या है? Zn। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? कौन अधातु है भाई? तो अधातु यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा अधातु, फास्फोरस।
अब ध्यान दीजिए फास्फोरस 281 सोडियम यह एक धातु हो गया, जिंक भी धातु हो गया, एल्युमिनियम भी धातु हो गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा था अधातु, इसलिए फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस गैसीय अवस्था में होता है और गैसीय अवस्था में जो भी होते हैं तत्व वह सारे के सारे क्या होते हैं भाई, अधातु होते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 285 वाला फास्फोरस जो है होता है वही क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? कह रहा है निम्नलिखित अयस्कों में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो याद रखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है? कह रहा है किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कोई भी तांबा जो होता है पहले वह अशुद्ध होता है, जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तब वह शुद्ध तांबे के रूप में हमको मिलता है। तो वह किस विधि के द्वारा ऐसा किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनोथर्मिक, ऑप्शन बी है गलनिक पृथक्करण, ऑप्शन सी है वैद्युत अपघटन और डी कहता है कार्बन अवकरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वैद्युत अपघटन, क्योंकि वैद्युत अपघटन विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पेयर। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। तो वह जो है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में, युग्म के रूप में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह जोड़ा जो दिया हुआ है, युग्म जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा युग्म पीतल में पाया जाता है, पीतल में उपस्थित रहता है? तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि पीतल जो है वह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी यू कॉपर यानी कि तांबा, जेड जिंक, ये दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है भाई, पीतल बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का होता है, टिड्डा तथा तिलचट्टा, टिड्डा यानी कि वही फतिंगा वगैरह आता है जिसको आम भाषा में बोला जाता है, तिलचट्टा, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है ट्रैकिया द्वारा, तो ट्रैकिया के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रैकिया द्वारा। यानी टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस जंतु में श्वसन गैसों यानी कि O2 तथा CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? ध्यान दीजिए, कह रहा है किस जंतु में, कौन ऐसा जंतु है जिसमें श्वसन गैस में क्या है, यानी कि श्वसन का क्रिया जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त यानी कि खून और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है अमीबा, बी है पैरामीशियम, सी है मछली, डी है इनमें सभी। तो यह सिर्फ मछली में होता है ऐसा। किसमें होता है भाई? मछली में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मछली में श्वसन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? मतलब कौन ऐसा जंतु है जिसमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हमको चुनना है कि कौन से जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। ऑप्शन ए है झींगा में, बी है सीप में, सी है कछुआ में, डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कछुआ में। किसमें भाई? कछुआ में। कछुआ जो जंतु होता है इसमें श्वसन
फेफड़े द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन का आता है, मानव शरीर की कौन-सी रचना वक्ष गुहा को उदार गुहा से अलग करती है? क्या कहता है? मानव शरीर की मनुष्य के शरीर का जो होता है, इसका कौन ऐसा रचना है जिसमें वक्ष गुहा को उदार गुहा से अलग करती है? ऑप्शन ए है डायाफ्राम, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, डायाफ्राम। मानव शरीर में डायाफ्राम की रचना वक्ष गुहा को उदार गुहा से अलग करती है, इसलिए सही आंसर इसका डायफ्राम होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन का आता है, क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन ए देखते हैं, बहुत कम होती है, बी कहता है बहुत ज़्यादा होती है, सी कहता है समान होती है, डी कहता है कोई नहीं। तो याद रखिए बहुत कम होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम होती है। यानी क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है। मतलब कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है नासिक छिद्र, बी है श्वास नली, सी है गिल्स, डी है रक्त। तो ए, बी और डी तो मानव श्वसन तंत्र का भाग है, नासिक छिद्र भी भाग है, श्वास नली भी इसका भाग है, रक्त भी इसका भाग है, लेकिन गिल्स इसका भाग नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गिल्स। यानी गिल्स मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में बाह्य नासिका यानी कि बाहरी नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? मनुष्य में बाह्य नासिका यानी बाहरी नासिका छिद्र जो होता है वह भीतर की ओर सीधे कहाँ जाके खुलते हैं? ऑप्शन ए है नासिका वेशमों में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नासिका वेशमों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी-मेढ़ी, घुमावदार प्लेट की तरह होती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या कहता है? नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी-मेढ़ी, घुमावदार प्लेट की तरह होती है, क्या कहलाती है? इस ऑप्शन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है प्रघ्राण, बी कहता है कांची, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, कांची। क्या हो जाएगा? कांची। यानी नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी-मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, वह कांची कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो है आखिरी तक वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।